हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। मैं ज्योति मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। हम लोग बहुत ही शॉर्ट में ही अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादा ना पढ़ते हुए थोड़े में ही सारी चीज़ कवर अप करेंगे, क्योंकि पेपर में ज़्यादा समय तो है नहीं। दिसंबर में टीजीटी का पेपर है, उसी बेस टीजीटी मेन इसका टीजीटी ही है। टीजीटी और एलटी प्री के लिए इस क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो शॉर्ट नोट्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा हम लोग के पेपर के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी मेटाबॉलिज्म, यानी ऊर्जा चयापचय। तो हम लोग क्या जानते हैं ऊर्जा चयापचय क्या है। ऊर्जा तो हम लोग पढ़ ही चुके कि ऊर्जा क्या है। एनर्जी हमें ऊर्जा वही है जिससे खाने पीने से हमारे शरीर में ताकत मिलती है, हम सारे कार्य को करते हैं। ऊर्जा तो वही, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक नया वर्ड इसमें जुड़ गया है। तो हम लोग देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है। मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने व नए पदार्थों के निर्माण की सम्मिलित प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी हम भोजन करते हैं तो वो हमारे शरीर में जाके जो टूटता है, टूट की मरम्मत करता है, निर्माण करता है, वो सारी क्रियाएं, दोनों क्रियाएं मिलके हमारा मेटाबॉलिज्म बनाती है। चाहे टूटने फूटने की क्रिया हो या फिर नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया हो, वो सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म को हम दो भागों में बांटते हैं। जो फर्स्ट सिस्टम मेटाबॉलिज्म का होता है वो होता है कैटाबॉलिज्म, और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स होता है अपचय, एनाबॉलिज्म मीन्स होता है उपचय। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? भोज्य पदार्थों के टूटने व विभक्त होने या फिर भोज्य पदार्थों का सरलतम रूप में टूटने की प्रक्रिया। मतलब भोज्य पदार्थों के सरलतम रूप में टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म, यानी अपचय। ये प्रक्रिया ये हमारा बाल्यावस्था में अधिकतर होता है। बाल्यावस्था में अधिकतर होता है। भोज्य पदार्थों के टूटने व विभक्त होने या भोज्य पदार्थों का सरलतम रूप में टूटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी उपचय, शरीर में निर्माणकारी प्रक्रियाओं का होना, यानी रक्त कोशिकाओं का निर्माण व मरम्मत। ये सारी की जो निर्माणकारी प्रक्रियाएं होती हैं ये हमारी बाल्यावस्था, युवावस्था, इन सारी अवस्थाओं में होती है। और कैटाबॉलिज्म जो होता है अधिकतर वृद्धावस्था में होता है। अपचय, क्योंकि वृद्धावस्था में हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और निर्माणकारी प्रक्रियाओं की संख्या कम हो जाती है, और बाल्यावस्था में निर्माणकारी प्रक्रिया अधिक रहती हैं। देखिए हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, मनुष्य है, हम सब मनुष्य है ना। तो मनुष्य जो होता है वो जो भोजन को खाता है, तो भोजन खाने से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। भोजन खाने से ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा हमारी कब काम करेगी? हम खा लिए, जरूरी नहीं वो चीज़ हमारे शरीर में काम करे। उसके बाद वो भोजन जब हमारा कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है? ये ऊर्जा जो है वो कन्वर्ट होता है यांत्रिक ऊर्जा में। तब वो हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है, रक्त का निर्माण करता है, पोषक तत्वों की प्राप्ति करता है। ये सारी क्रियाएं हमारी तब ऊर्जा द्वारा होती हैं। ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। तो इसमें से दो क्वेश्चंस मेन इम्पोर्टेंट, ऊर्जा से हमारा जो है, इससे दो क्वेश्चन हमारे पेपर में भी पुटअप किए गए, चाहे टीजीटी पीजीटी में एक बार नहीं कई बार रिपीट किए गए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है ऊष्मा मापने की इकाई, इसको कहते हैं कैलोरी। ऊष्मा मापने की इकाई क्या है? कैलोरी। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ व अंतर्राष्ट्रीय पोषण संघ ने ऊर्जा मापने की इकाई को क्या बताया है? जूल। ये दोनों क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए हैं। 2021 टीजीटी में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। ये जो देखने में छोटा है ना, लेकिन ये बहुत ही ब्रॉड है। इसमें इसको अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो इसको हम कई दिनों तक, 2 दिन 3 दिन तक पढ़ते हैं, लेकिन हम आप लोगों को इसको शॉर्ट में दे रहे हैं जिससे आप पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकें। चलिए फिर देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग देखिए ऊर्जा मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, ये सब चीज़ें हो गई ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊर्जा मूल्य का निर्धारण।
हम लोग देखेंगे ऊर्जा मूल्य का निर्धारण। इस ऊर्जा मूल्य का निर्धारण। ऊर्जा मूल्य का निर्धारण, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि ऊर्जा मूल्य का निर्धारण। तो इसमें हमने बताया, दो विधि बताई थी, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि। तो जो प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि में हम एक चीज का प्रयोग करते हैं, बाम कैलोरीमीटर। तो अधिकतर हम लोग के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऊर्जा मूल्य का निर्धारण किससे करते हैं। तो ये बाम कैलोरीमीटर अधिकतर हम पेपर में इसको देख चुके हैं कि इसको बाम कैलोरीमीटर। बाम कैलोरीमीटर क्या कार्य होता है, ये भोज्य पदार्थों में ऊर्जा मापनी है तो प्रयोग होती है। मतलब बाम कैलोरीमीटर क्या प्रयोग होता है, किस लिए प्रयोग होता है, तो भोज्य पदार्थों में ऊर्जा के मापन के लिए इसका प्रयोग होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है कि बाम कैलोरीमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो हम देखते जो बाम कैलोरीमीटर है, इसका आविष्कार अटवाटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अटवाटर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये कौन थे, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बाम कैलोरीमीटर का एक क्वेश्चन पूछा भी जाता, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूछा जाता, एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है। अगला क्या है, अप्रत्यक्ष विधि। इसमें ऑक्सी कैलोरीमीटर है, इसको दो भागों में बांटा गया, स्पायरोमीटर और बाम ऑक्सी कैलोरीमीटर। इस चीज का बस हम आप लोग नाम जानेंगे, अंदर पढ़ने की कोशिश मत करिए, पढ़ेंगे तो इसे उलझ जाएंगे और उलझेंगे तो पेपर में दिक्कत होगी, इसलिए उलझने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जाए इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ेंगे तभी आप लोग परीक्षा को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अगला देखिए, इसमें हमने नोट करके एक लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा की खोज। मतलब ऊर्जा की खोज कब हुई, 18वीं शताब्दी में लेवोइजर ने की थी। 18वीं शताब्दी में लेवोइजर ने ऊर्जा की खोज की थी। अब पाचन क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, क्या कहते हैं, पाचन क्रिया के लिए आप लोगों को पता है क्या आवश्यक है, पाचन क्रिया के लिए O2 आवश्यक है। पाचन क्रिया के लिए O2 आवश्यक है, बिना O2 के पाचन क्रिया संभव नहीं हो सकती। तो इतना समझ में आया। इस चलिए हो गया इतना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हम लोग अब क्या पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं भोज्य पदार्थों में कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। यानी भोज्य पदार्थों में कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, ये चैप्टर आज क्लोज करके फिर अगला कल से हम लोग कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। कल से हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ने स्टार्ट करेंगे, जिससे जल्दी जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए और हम दूसरी यूनिट शुरू कर सके फिर। तो क्या है इसमें, भोज्य पदार्थों में भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कैलोरी मूल्य को क्या क्या कारक प्रभावित कर सकता है, हम लोग इसको देखते हैं। भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को क्या प्रभावित कर सकता है, तो चलिए देखते हैं। भोज्य पदार्थ में देखिए, पहला है, हम लोग लिख रहे हैं फिर आपको समझाते हैं।
भोज्य पदार्थ में यदि पानी की मात्रा, भोज्य पदार्थ में पानी की मात्रा कम है तो उसका कैलोरी मूल्य क्या होगा? तो उस किसी भी चीज़ में अगर कोई भी भोज्य पदार्थ है उसमें कैलोरी की मात्रा कम, पानी की मात्रा कम है तो कैलोरी की मात्रा उसमें क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है तो कैलोरी की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, कैलोरी की मात्रा कम हो जाएगी। अगला क्या है? पौष्टिक तत्वों की मात्रा। पौष्टिक तत्वों की मात्रा, पौष्टिक तत्वों की मात्रा, पौष्टिक तत्वों की मात्रा, कार्बोज, वसा, प्रोटीन, इसमें कार्बोज वसा प्रोटीन में कैलोरी की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी, कैलोरी की मात्रा ज़्यादा। और विटामिन, मिनरल और वाटर, इसमें कैलोरी की मात्रा क्या होगी? इसमें कैलोरी की मात्रा कम हो जाएगी। अगला देखते हैं भोज्य पदार्थ। इसका क्या है? भोज्य पदार्थ को पकाने में, देखते पर भोज्य पदार्थ को जब हम पकाते हैं तो उससे कैलोरी की मात्रा में क्या असर पड़ता है उसको देखते हैं। भोज्य पदार्थों को पकाने में, पदार्थों को पकाने में तो क्या होता है? जैसे अगर हम भाप द्वारा उबाल रहे हैं, भाप से या फिर उबाल कर, तो उससे कैलोरी की मात्रा में क्या प्रभाव पड़ जाएगा? उबाल कर, तो इससे कैलोरी जो होगी, कैलोरी मूल्य क्या हो जाएगी? कैलोरी मूल्य कम रहता है। कच्चे पदार्थ में, अगर कोई कच्चा पदार्थ है तो उसमें कैलोरी मूल्य क्या होगा? कच्चे पदार्थों में कैलोरी कम होगी, कच्चे पदार्थ में कैलोरी कम होगी। अगर हम कोई चीज़ तल रहे हैं, अगर तल कर पका रहे हैं कोई भी खाद्य पदार्थ, तो उसमें कैलोरी की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। कैलोरी मूल्य क्या होगा? ज़्यादा। अब पके पदार्थों में, अगर कोई पका पदार्थ है, पका फल, सब्जी, पके पदार्थ में कैलोरी का मूल्य ज़्यादा होगा, कैलोरी मूल्य ज़्यादा होगा। चलिए इतना समझ में आया कि देखिए भोज्य पदार्थों में कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या कारक होते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थों में कैलोरी मूल्य को प्रभावित करते हैं? इससे हुआ भोज्य पदार्थ में, अगर हम भोज्य पदार्थ में देखते हैं कि जिस भी भोज्य पदार्थ में पानी की मात्रा कम है तो उसमें कैलोरी मूल्य, पानी की मात्रा कम है तो कैलोरी मूल्य ज़्यादा होगा, अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो कैलोरी मूल्य कम होगा। अगला पौष्टिक तत्वों की मात्रा क्या है? जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, ये सब है, इसमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो विटामिन, मिनरल, वाटर है, इसमें कैलोरी की मात्रा कम होगी। अगर भोज्य पदार्थ को पकाने में, जैसे हम भाप द्वारा या उबाल कर पका रहे हैं तो कैलोरी मूल्य कम, कच्चे पदार्थ में कैलोरी के मूल्य कम होगा। और तल कर अगर पका रहे हैं तो कैलोरी मूल्य ज़्यादा होगा, पके पदार्थों में कैलोरी मूल्य ज़्यादा होगा। तो इतना समझ में आया? इतना होने के बाद लगभग हम लोग का एनर्जी मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होने वाला है। तो एक चीज़ और हम लोग देखते हैं
कि आधारीय चयापचय को क्या क्या चीज प्रभावित करते हैं। आधारीय चयापचय को प्रभावित करने वाले कारक, आधारीय चयापचय को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो आधारीय चयापचय कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। शारीरिक भार हुआ, शारीरिक भार जो आधारीय चयापचय को प्रभावित करेंगे। दूसरा क्या है, शारीरिक आकार, शारीरिक आकार। और तीसरा क्या हुआ, शारीरिक भार। शारीरिक भार देखा, शारीरिक भार हमारा ज्यादा है, शारीरिक भार अगर ज्यादा हो गया तो जो हमारा बीएमआर होता है, बीएमआर वो भी ज्यादा हो जाएगा। अगर शारीरिक भार कम है तो बीएमआर भी कम हो जाएगा, शारीरिक भार कम तो बीएमआर भी कम हो जाएगा। और आकार, जो मोटे व्यक्ति होते हैं, मोटे व्यक्ति का बीएमआर ज्यादा होता है। दुबले व्यक्ति का, मान लीजिए मोटे व्यक्ति है फिर दुबले व्यक्ति का बीएमआर ज्यादा होता है और मोटे व्यक्ति का बीएमआर कम होता है। ये बीएमआर क्या होता है, ये हम आप लोग को किसी दिन क्लास में एक शॉर्ट नोट्स बना के आपको बता देंगे। सर मेटाबॉलिक रेट होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वही होता है। तो चलिए ये लगभग तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको करा दें। आज की क्लास को हम लोग क्लोज करेंगे। पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर पेपर में पूछा जाता है, कैलोरीमेट्री क्या है। कैलोरीमेट्री यानी कैलोरीमेट्री है क्या। ये जो होता है एक यंत्र या फिर उपकरण है, यंत्र या उपकरण है जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं सर। इसका जो प्रयोग कैलोरीमेट्री का उपयोग हम कहाँ करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न व व्यय की गई ऊर्जा को मापा जाता है। शरीर में उत्पन्न ऊर्जा वह व्यय की गई, जो उत्पन्न ऊर्जा था वह व्यय की गई ऊर्जा, व्यय की गई ऊर्जा को मापा जाता है इस कैलोरीमेट्री से। और देखिए चीज और अधिकतर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि भोज्य पदार्थों का अंतिम क्या होता है। भोज्य पदार्थों का अंतिम घटक, भोज्य पदार्थों का अंतिम घटक क्या है। अंतिम घटक क्या है, तो हम ये भी जानते हैं भोज्य पदार्थों का अंतिम घटक क्या होता है, ऊर्जा। क्योंकि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं लास्ट में ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो देखिए इम्पोर्टेंट है, आज हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके। कल हम लोग कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ओके, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।